बी भाग द्वितीय की प्रथम की छात्राओं, हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के विचारों को पढ़ रहे थे। आज हम तिलक की राजनीतिक विचारों के बारे में देखेंगे। तो तिलक की बात जब हम करते हैं तो तिलक एक वेदांती थे। अद्वैत दर्शन में वो विश्वास करते थे, किंतु भक्ति के लिए वो वैयक्तिक ईश्वर की धारणा में विश्वास करते थे। धर्म का उनके अनुसार शाब्दिक अर्थ है परस्पर बांधना, अर्थात आत्मा को ईश्वर और मनुष्य को मनुष्य से बांधना, यानी आत्मा को ईश्वर से और मनुष्य को मनुष्य से बांधना ही क्या कहलाता है? धर्म। तो धर्म का तात्पर्य क्या हो? ईश्वर तथा मनुष्य के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। तिलक के राजनीतिक चिंतन में भारतीय और पाश्चात्य विचारों का समन्वय पाया जाता है। वेदांत के अद्वैतवाद में प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक अवधारणा दी उन्होंने और स्वतंत्रता में ही आत्मा का अस्तित्व माना उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता में ही आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है। तो स्वतंत्रता क्या है? वो ईश्वरीय गुण है और स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति। स्वतंत्रता के अभाव में नैतिक और आध्यात्मिक जीवन असंभव है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता को समग्र राष्ट्र पर लागू किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक संघर्ष किया जाना चाहिए, जिसके राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। तो तिलक के राष्ट्रवाद में आत्मा की परम स्वतंत्रता का वेदांतीय आदर्श जो है तथा मैजिनी, बर्ग, मिल और वेल्सन का सम्मिश्रण भी पाया जाता है। यही सम्मिश्रण उनका स्वराज्य है, अर्थात जो उनका राष्ट्रवाद था उसके अंतर्गत क्या था कि वो आत्मा की परम स्वतंत्रता का वेदांती आदर्श, यानी स्वतंत्रता प्लस मैजिनी, बर्ग, मिल और विल्सन का सम्मिश्रण पाया जाता है और यही क्या कहलाता है? उनका स्वराज्य है। राजनीति और धर्म को पृथक नहीं किया उन्होंने, वरन उन्होंने कहा कि धार्मिक अवसर का प्रयोग किया जाना चाहिए। धार्मिक अवसर का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। इसीलिए तिलक ने गणेश और शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किए और गोवध निषेध आंदोलन भी प्रारंभ किया उन्होंने। धर्म सनातन सत्य और अध्यात्म पर अवलंबित है। धर्म नए ज्ञान विज्ञान को जोड़ने वाला तत्व है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म उसके आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतवर्ष का भी अपना एक स्वधर्म है जो अतीत पर आधारित है। तिलक यथार्थवादी राजनेता थे। पहले वो उदारवादी थे, बाद में वो उग्रवादी बने। तिलक सरकार पर जनमत और जनशक्ति का दबाव डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य होना चाहिए। यही जो चार तत्व हैं, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य, यही राजनीति के चार स्तंभ कहलाते हैं और इन्हीं चार स्तंभ को हम रेडिकलिज्म भी कहते हैं। रेडिकलिज्म जो है इसका अर्थ है आमूल परिवर्तन, इनके द्वारा लाया जा सकता है। तो ये राजनीति के चार स्तंभ कहलाते हैं। सबसे लास्ट है स्वराज्य। तो स्वराज्य जो है, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ये तीन साधन है, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, और इसीलिए लक्ष्य जो है उनका है स्वराज्य। और इसी को हम इसलिए स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हम इसे तीन सूत्री साधन भी कहा जाता है। तो तीन साधन है, ये त्रिसूत्री कार्यक्रम भी हैं और ये राजनीति के चार स्तंभ हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार की जब हम बात करते हैं तो स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ है अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदना, उनका जीवन में उपयोग करना और प्रयोग करना। तो इसकी चरम सीमा में इसका अर्थ क्या है? जैसा कि गोखले ने सूरत कांग्रेस के विभाजन के बाद भाषण देते हुए कहा कि मातृभूमि के प्रति गहरा, तीव्र और प्रेम होना चाहिए और यह प्रेम केवल एक कार्य क्षेत्र में ही नहीं, अपितु सभी क्षेत्रों में स्वयं को प्रदर्शित करना चाहिए।
इसीलिए उन्होंने फिर कहा कि बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ है विदेशी वस्तुओं का, विदेश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदने और उनके प्रयोग करने से इनकार करना, अर्थात ब्रिटिश व्यापारिक हितों को हानि पहुंचाना, ब्रिटिश नौकरशाही पर आर्थिक दबाव डालना और ब्रिटिश प्रशासन की व्यवस्थाओं को कमज़ोर करना। इस तरह बहिष्कार स्वदेशी का विस्तार था। तिलक कहते थे कि जब तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया जाता है तब तक स्वदेशी वस्तुओं में विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। तो बहिष्कार बिना स्वदेशी विकास विकसित नहीं हो सकता। तो स्वदेशी और बहिष्कार की अवधारणा का महत्व क्या है? महत्व यह है कि ये दोनों ही आर्थिक धारणा है, क्योंकि इन दोनों का ही लक्ष्य क्या था कि भारतीय उद्योगों का उद्धार करना और देश का आर्थिक विकास करना। तो दोनों ही आत्मनिर्भर या स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान से प्रेरित आंदोलन थे। तो तिलक ने स्वदेशी संबंधी अवधारणा का प्रयोग केवल आर्थिक अस्त्र के रूप में ही नहीं, वरन उन्होंने इसके साथ बहिष्कार के अस्त्र को भी जोड़कर इसे एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो स्वदेशी जो आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन का जोड़ना ही निष्क्रिय प्रतिरोध था। तो यही तिलक का क्या कहलाता है? रेडिकलिज्म या आमूल परिवर्तनवाद। तो अब बात आती है कि बहिष्कार का महत्व क्या है। तिलक ने बहिष्कार के बारे में केसरी में लिखा है, बहुत सारा लिखा है। उन्होंने कहा कि हम में ना तो शक्ति है और ना ही इच्छा है कि हम इसके विरुद्ध शस्त्र उठाएं, पर हम देश के करोड़ों रुपए के इस प्रकार बाहर जाने को रोकने की कोशिश क्यों ना कर सकते? क्या हम नहीं देखते कि चीनी जनता द्वारा अमेरिकी सामान के बहिष्कार से किस प्रकार अमेरिकी सरकार की आंखें खुल गईं? तो इसलिए हमें भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हम सशस्त्र नहीं हैं, अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास उससे अधिक कारगर अस्त्र है बहिष्कार का राजनीतिक अस्त्र। तो इसीलिए तिलक कहते हैं कि स्वतंत्रता लोगों को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती, लोगों को इस ओर बढ़ना होता है और इसे जो अनिच्छा के हाथों से छीनना होता है, जिसके हाथों में नहीं चाहते उनसे हमें छीनना पड़ता है। स्वदेशी और बहिष्कार के साधन क्या होंगे? तो साधन तो इसमें है कि जैसे कि बहिष्कार इसी प्रकार का एक साधन है। स्वदेशी और बहिष्कार हमारे साधन आत्मनिर्भर पर आधारित होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि स्वदेशी जो है बहिष्कार के जो प्रयोग करते हैं, हमें उनके जो कर वसूल करते हैं तो उसमें हम सहयोग ना दें, और इसके अंतर्गत हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनको मदद नहीं दें। तो इस प्रकार ये कार्य हो सकता है। तो हम न्याय प्रशासन को संचालन में उनको मदद नहीं देंगे तो उनकी सीमाओं से बाहर या विदेश में लड़ने में भारतीय खून या धन से उनकी सहायता नहीं करेंगे। तो यही साधन है। तो ये तो हमने देखा स्वदेशी और बहिष्कार। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की और इसके अंतर्गत